महात्मा गांधी ने कहा था कि साहित्य वह है जो खूब पढ़ा लिखा इंसान और चरख खींचता किसान दोनों समझ सकें। हिंदी साहित्य के इतिहास में कई लेखकों ने इस पंक्ति की प्रासंगिकता को आत्मसात करने का प्रयास किया, लेकिन प्रेमचंद की हर एक कृति इस पंक्ति का जीवंत उदाहरण है। उनकी हर एक कृति दर्पण है उस समाज का जिसने धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद बनते देखा। इन रचनाओं ने मानो उस समय को ही अमर बना दिया, तभी तो आज भी समाज का एक तबका उस समय में जाकर जी उठता है। प्रेमचंद ने सेवादान, रंगभूमि, निर्मला, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। मैं हूँ दीपिका और आज प्रेमचंद की वर्षगांठ पर हम बात करेंगे उनकी 2 प्रसिद्ध रचना कफन और पूस की रात के बारे में। कफन प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। कहानी है घीसू, उसके बेटे माधव और पतोहू बुधिया की। कहानी की शुरुआत ही ऐसी पंक्तियों से होती है जो प्रेमचंद का लेखन कौशल व समाज की गहरी समझ दोनों को आंखों के समक्ष ला खड़ा करती है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। यह पंक्तियां समाज के असहाय वर्ग की स्थिति व पीड़ा दर्शाने के लिए पर्याप्त है। प्रकृति का सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि यह असहायों की हालत पर चुप्पी साध कर बैठे संपन्न लोग हैं। गांव में फैला अंधकार केवल सूर्य का न होना नहीं है, बल्कि यह संदेश वाहक है उस पूंजीवादी व्यवस्था का जो गरीबों की जेब काटकर चूल्हे में आग जलाती है, और वेदना उन सभी स्त्रियों की जो मरते दम तक भटियार खाने में खुद को जलाती रहती हैं पर फिर भी मनुष्य का दर्जा नहीं पा पाती। बुधिया ने उस घर को घर कहने लायक बनाकर रखा, पर जब वह उन्हीं का वंशज इस दुनिया में लाने को दर्द से कराह रही थी, तब उन दोनों को इस बात की चिंता थी कि मेरे जाने पर यह सारे आलू खा जाएगा। मुंह जलने के बावजूद वे खाली पेट के खातिर उन आलूओं को ठंडा होने से भी पहले ही निगल जाते हैं। उनकी गरीबी और असहायता इन शब्दों से मार्मिक रूप से झलक रही है। हमने समाज शास्त्र में अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा कि कोई भी इंसान खुद अकेले नहीं बनता, बल्कि वह परिणाम होता है अपने आसपास के लोगों का, समाज का और सामाजिक व्यवस्था का। घीसू और माधव भी इसी सामाजिक व्यवस्था के परिणाम थे। ऐसी व्यवस्था जिसने देह के साथ साथ आत्मा को भी ऐसी आग में जलाया कि संवेदनशीलता भाप की तरह उड़ गई और दर्द से मर रही बुधिया का जीवन आलूओं के आगे छोटा पड़ गया। एक बाप को अपने बेटे पर व बेटे को अपने बाप पर विश्वास न रहा और अपना पेट भरने की चिंता सर्वोपरि हो गई। यही सामाजिक व्यवस्था थी जिसने जीते जी कभी शक्ल भी देखना पसंद न किया और मरने के बाद 50 रुपये इकट्ठा कर दिए, लेकिन वो रुपए भी कफन की जगह शराब को चले गए। बेचारी बुधिया सभी औरतों की तरह पुरुषों की ज़रूरतें पूरे करने वाला नाम बनकर रह गई। दूसरी कहानी पूस की रात भी समाज के बहुत बड़े तबके की आवाज़ है। कहानी के पात्र हैं हल्कू, उसका कुत्ता जबरा और पत्नी मुन्नी। सर्दियों की रात थी। हल्कू ने मजदूरी के पैसों में से कुछ पैसे कंबल खरीदने के लिए रखे थे, लेकिन वह भी सहने को देने पड़े। बेचारा हल्कू कड़कड़ाती ठंड में बिना कंबल के खेत की रखवाली करने को मजबूर था, और उसके साथ जबरा भी ठंड के मारे कूकू कर रहा था। ठंड से बचने के लिए उन्होंने पत्तों की ढेरी इकट्ठा करी और उसमें आग तापने लगे। उन दोनों की आंखें लग गई और तभी खेत में कुछ जानवर आ गए। जबरा उनके पीछे भौंकता हुआ भागा, पर हल्कू ठंड से बेबस उठा तक नहीं। सुबह उसकी पत्नी ने जब बताया कि फसल बर्बाद हो गई है, तो उसने पेट दर्द का बहाना बनाया।
मुन्नी ने जब चिंतित होकर कहा कि अब तो मजदूरी करके गुजारा करना पड़ेगा, तो हल्कू मुस्कुराकर बोलता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। मेहनत की मजूरी से पाई पाई बचाए रुपए भी रेगिस्तान की मृत तृष्णा के समान चले गए। हल्कू की बेबसी उसे इस तरह जकड़ कर बैठ गई कि अपनी उजड़ती हुई महीनों की मेहनत को बचाने का प्रयास भी न किया। पहाड़ के निवासियों से बेहतर इसे और कौन समझेगा। आज 100 साल हो गए हैं पूस की रात को, लेकिन आज भी उत्तराखंड समेत कई पहाड़ों में ऐसे हजारों हल्कू हैं जो अपनी बेबसी झेल ही नहीं पाते और एकड़ों के हिसाब से ज़मीन बंजर छोड़कर भाबर में दूसरों की जूठी थालियां और मेज साफ करने को मजबूर हो जाते हैं। और यही हल्कू थे जो लॉकडाउन के दौरान सड़क पर अपने प्रियजनों की लाशों पर बिलखते, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते, रेल की पटरियों पर कटते और कई मील पैदल चलते दिखे थे। पशु पक्षी तो प्रेमचंद की रचनाओं के पूरक हैं, तभी तो पूस की रात जबरा के बिना अधूरी है। प्रेमचंद यहाँ पशुओं की मासूमियत व वफादारी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो इंसान बहुत समय पहले खो चुका है। सर्द की रात में भी पैसा वसूल कर ले गए धनी से भला तो जबरा ही है जो इतने ठंड में अपने मालिक का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। बल्कि जब खुद हल्कू अपनी फसल बचाने नहीं गया, तब भी जबरा ही था जिसके भरोसे हल्कू वापस बैठा था। इन दोनों कहानियों में केवल साहित्यिक निपुणता ही नहीं, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व नारीवाद जैसे कई आयाम हैं। यह सिर्फ कुछ पात्रों के बीच की वार्तालाप या उनके साथ घटी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मकथा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह रचनाएं अभी भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि 100 साल बाद भी स्थितियों में कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं देता। पर आज उनकी वर्षगांठ पर उन्हें याद करना फिर से उस समय में टाइम ट्रैवल करने जैसा है। वह समय जो अमर हो चुका है और अमर हो गए हैं हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष।